नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 134 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 134 का जो संबंध है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिचय से। इस पीडीएफ में टोटल 10 प्रश्न होंगे और जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा और उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। तो देखो, जब हम राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक राष्ट्र की क्षमता क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। तो राष्ट्रीय शक्ति की जब अवधारणा का अध्ययन किया जाता है तो उस राष्ट्र की क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है, उस राष्ट्र के सामर्थ्य का अध्ययन किया जाता है। हम ये देखते हैं कि वह देश अपने हितों की रक्षा कैसे कर सकता है। ये केवल सैनिक शक्ति नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो, इसमें आर्थिक शक्ति भी आ रही है, राजनीतिक शक्ति भी आ रही है, सांस्कृतिक शक्ति भी आ रही है, तकनीकी शक्ति भी शामिल होती है। यानी कि राष्ट्रीय शक्ति, एक देश की शक्ति की अवधारणा ये कहती है कि उस राष्ट्र की क्षमता क्या है, उस राष्ट्र का सामर्थ्य क्या है, वो राष्ट्र अपने हितों की रक्षा कैसे कर रहा है, वो अपने राष्ट्र अपने हितों का संवर्धन कैसे कर रहा है। इसमें सिर्फ सैनिक शक्ति शामिल नहीं है, बल्कि आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति, तकनीकी कारक सभी शामिल हैं। राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करने वाले विभिन्न तत्व हैं जिनका वर्णन इस प्रकार से है। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय शक्ति में सैनिक शक्ति। किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का जो पहला घटक है वो सैन्य शक्ति है, जिसमें हम ये देखते हैं कि उस देश की सेनाओं की क्षमता क्या है, सैनिकों की संख्या क्या है, सेना के पास जो है वो टेक्नोलॉजिकल कितना जो है लेवल है, तकनीक में कितनी उन्नति है, किस प्रकार के हथियार हैं वहाँ पर। तो एक देश की जब हम राष्ट्रीय शक्ति की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली होती है सैनिक शक्ति, जिसमें हम उस देश की सैनिक क्षमताएं देखते हैं, सैनिकों की संख्या देखते हैं, सेना के पास जो हथियार हैं उसकी तकनीकी पावर कितनी है, महत्व क्या है इसका। सैन्य शक्ति एक देश की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस देश की सैनिक शक्ति कमजोर होगी उस देश के निर्णय भी वो स्वयं नहीं ले पाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन में योगदान देती है। जैसे कि जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय पूरी दुनिया में जो घटना घटी है वो ये है कि अमेरिका ने वेनेजुला में क्या करा, अटैक कर दिया और वहाँ के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया। अब ये अमेरिका की सैन्य शक्ति की एक तो मजबूती दिखा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वेनेजुला की सैन्य शक्ति की कमजोरी दिखा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब हम बात करते हैं एक राष्ट्र की शक्ति की, तो पहला तत्व है सैन्य शक्ति, जो न सिर्फ उस देश के राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करता है, साथ ही साथ उस देश के संप्रभुता की भी रक्षा करता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक शक्ति। किसी देश की आर्थिक शक्ति को हम इस तरीके से नापते हैं कि उस देश की विकास दर क्या है, जीडीपी क्या है, औद्योगिक उत्पादन कितना हो रहा है, वाणिज्यिक संतुलन कितना हो रहा है। इन सब चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो हम किसी देश की इकोनॉमिक पावर की बात करते हैं। जिस देश की आर्थिक शक्ति जितनी मजबूत होगी ना, सैनिक शक्ति भी उतनी मजबूत होगी, क्योंकि सेना के जो इक्विपमेंट हैं वो इकोनॉमी के दम पर ही खर्च किए जा सकते हैं। तो आर्थिक शक्ति राष्ट्र शक्ति को बढ़ावा देती है, क्योंकि आर्थिक शक्ति के दम पर ही किसी देश की सेना का विकास होता है और किसी देश की तकनीक का विकास होता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था ही कमजोर होगी तो सेना का विकास कैसे होगा, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे होगा और अन्य देशों के साथ व्यापार कैसे होगा। तो हम किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले सैनिक शक्ति का अध्ययन करते हैं, आर्थिक शक्ति का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक शक्ति का अध्ययन करते हैं तीसरे नंबर पे। राजनीतिक शक्ति में हम देखते हैं कि उस देश में राजनीतिक कितनी स्थिर है। यानी कि अगर किसी देश में बार बार सरकारें गिर रही हों, सैनिक तख्तापलट हो रहे हों, तो वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नहीं है। जैसे आप अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, नेपाल में देख लो, म्यांमार में देख लो, यहाँ पर राजनीति स्थिर नहीं है। आए दिन सैनिक तख्तापलट होते रहते हैं, यहाँ पर संघर्ष होते रहते हैं। तो किसी देश में राजनीति कितनी स्थिर है, सरकारें कितना लंबे समय तक कार्य कर पा रही हैं, तो हम कहेंगे इस देश की पॉलिटिकल पावर है। प्रभावशाली नेतृत्व होना चाहिए, कूटनीतिक संबंध अच्छे होने चाहिए, तो हम ये कहेंगे राजनीतिक शक्ति का घटक है। महत्व क्या है, महत्व ये कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की आवाज़ को राजनीतिक शक्ति ही मजबूत बनाती है। जिस देश के पॉलिटिकल लीडर मजबूत नहीं होंगे तो उस देश की पॉलिटिकल पावर भी कमज़ोर होगी। अब हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक शक्ति की। सांस्कृतिक शक्ति में एक देश की सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, परंपराएं होती हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं जो विश्व स्तर पर उसकी पहचान को मजबूत करते हैं। सांस्कृतिक शक्ति को देश की सॉफ्ट पावर भी कहते हैं, जिससे विश्व के दर्शकों में आकर्षण और सम्मान की भावना पैदा होती है। अगली बात है आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है वो है तकनीकी शक्ति। कोई देश कितना ज़्यादा तकनीक के क्षेत्र में अपनी प्रगति कर रहा है, कितनी रिसर्च हो रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेशन कितना हो रहा है, ये सब तकनीकी शक्ति के घटक हैं।
तकनीकी शक्ति रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीक का स्तर जितना होगा अच्छा, हेल्थ सर्विस भी उतनी अच्छी होंगी। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, व्यापारिक क्षेत्रों में जो है कॉम्पिटिटिव जो प्रॉफिट मिलेगा। अगला है जनसांख्यिकी शक्ति। जनसांख्यिकी शक्ति में देश की जनसंख्या, जनसंख्या का स्ट्रक्चर, मानव संसाधन की गुणवत्ता शामिल होती है। इसमें इसका महत्व यह है कि श्रम शक्ति उत्पन्न होती है, बाजार और सामाजिक स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। भौगोलिक शक्ति में हम ये देखते हैं किसी देश की जियोग्राफी में कितने सारे रिसोर्सेस हैं, क्योंकि जिस देश के पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे, जैसे जिस देश की धरती में लोहा, कोयला, संसाधनों की भरमार होगी, तो हम कहेंगे उस देश की जो है इकोनॉमी भी उतनी ही मजबूत होगी, क्योंकि भौगोलिक शक्ति देश को न सिर्फ सुरक्षित करती है बल्कि आर्थिक संसाधनों को बढ़ाती है, जिससे प्रॉफिट होता है। तो निष्कर्ष से निकलता है कि राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा बहुआयामी है। इसे हम एक ही डायरेक्शन में बांध कर नहीं रख सकते। इसमें सैनिक शक्ति पर भी बल दिया जाता है, आर्थिक शक्ति पर भी बल दिया जाता है, राजनीतिक शक्ति पर भी बल दिया जाता है, सांस्कृतिक तकनीकी शक्ति पर भी बल दिया जाता है। और ये सभी तत्व मिलकर एक राष्ट्र की क्षमता को बढ़ावा देते हैं, एक राष्ट्र के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक देश अपने हितों की सुरक्षा करता है, सुरक्षा को बढ़ावा देता है और लंबे समय के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो मैं मानकर चल रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन आया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा बताइए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे से दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का वर्णन कीजिए, यानी कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सामूहिक सुरक्षा है क्या। तो सामूहिक सुरक्षा का धारणा ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रत्येक देश को शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना चाहिए। तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बना रहे। ये विचार ये तर्क देता है कि एक समूह एक दूसरे के साथ सहयोग करके ही सुरक्षा के खतरों का सामना कर सकता है, क्योंकि विश्व में कुछ खतरे ऐसे हैं जिससे कोई देश अकेले नहीं निपट सकता। उससे निपटने के लिए पूरे विश्व के सहयोग की जरूरत पड़ती है और इसे ही सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा में शामिल किया जाता है। जैसे कि तो सामूहिक सुरक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। तो सामूहिक सुरक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि सुरक्षा के कुछ खतरे ऐसे हैं जिनसे सभी राष्ट्र एक साथ मिलकर ही सामना कर सकते हैं, कोई अकेले देश इसका सामना नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य ये रहता है कि इसमें सभी देशों के लिए सुरक्षा हो, सभी देशों के लिए शांति हो। सामूहिक सुरक्षा को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसी प्रकार से अमेरिका ने यूरोपियन देशों के साथ मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इसमें यह कि अगर किसी भी एक सदस्य पर हमला होता है तो सभी लोग मिलकर उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। सामूहिक सुरक्षा की सकारात्मक पहलू यह है कि सामूहिक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह आक्रमण को रोक देती है, राज्यों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देती है, समर्थन को बढ़ावा देती है। भाई सिंपल सी बात है, आपने एक ग्रुप बना लिया तो उस ग्रुप के जितने भी देश हैं कम से कम वो तो आपस में नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। संसाधनों का समन्वय होगा, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बांट कर जो है आगे बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा का भार कम होगा, अधिक प्रभावशाली उपाय किए जाएंगे। सामूहिक सुरक्षा की सबसे खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद बढ़ता है, सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे मान लो एक ग्रुप में अगर 40 देश हैं तो इनके बीच में लगातार कम्युनिकेशन तो होगी, इन 40 देशों के बीच में तो संघर्ष नहीं होंगे, राजनीतिक सहयोग होगा, एक दूसरे को कॉपरेट किया जाएगा। ये सामूहिक सुरक्षा की क्या है, कुछ महत्व हैं, विशेषताएं हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमियां ये है कि जब सामूहिक सुरक्षा की बात की जाती है तो इसमें सभी सदस्य राज्य जो होते हैं समान रूप से शक्तिशाली नहीं होते हैं। कुछ प्रभावशाली जो देश होते हैं वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक ग्रुप है जो नेटो। नेटो में क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लगभग इस समय 31 देश हैं इसमें, और इसका सबसे बड़ा देश है अमेरिका। तो इसमें नेटो में जितने भी देश शामिल है समान रूप से शक्तिशाली नहीं है, इसमें अमेरिका की चल रही है एक तरीके से। इसी तरीके से जब सोवियत संघ था 1991 से पहले एक ग्रुप था वारसा, उसमें रूस की चलती थी, बाकी लोगों की नहीं चलती थी। यानी कि जब ये ग्रुप बनते हैं तो इन ग्रुप में क्या होता है, एक ही देश अपना दबदबा स्थापित करता है कई बार। दूसरी समस्या ये है इनके साथ सहमति की आवश्यकता। सामूहिक सुरक्षा समझौते अक्सर सभी देशों की सहमति पर निर्भर होते हैं, जिसकी वजह से निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कि भाई किसी ग्रुप में 30 देश हैं तो 30 देश जब तक फैसला लेंगे लंबा समय लग जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव इस पर कम होता है। वैश्विक राजनीति और हितों के टकराव के कारण सामूहिक सुरक्षा अक्सर प्रभावी नहीं होती है। कई बार सहयोग की कमी हो जाती है, क्योंकि कुछ देशों को कुछ चीज़ों से फायदा होता है, कुछ देशों को कुछ चीज़ों से नुकसान होता है। तो ऐसे में वो लोग विरोध करने लग जाते हैं और इससे कई बार लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा वैसे तो अच्छी है,
सकारात्मक उद्देश्यों के लिए आई है, एक दूसरे को सहयोग बढ़ावा देने के लिए आई है, शांति को बढ़ावा देने के लिए आई है, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आई है। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे राजनीतिक मतभेद। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर सभी देश जो हैं वो सहमत नहीं हो पाते हैं। सदस्य असमान होते हैं, कुछ देश अमीर होते हैं और कुछ देश गरीब होते हैं। तो ऐसे में कई बार अमीर देश गरीब देशों के संसाधनों का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ देशों के पास ग्रुप में पॉलिटिकल पावर मजबूत होती है, कुछ देशों के पास पॉलिटिकल पावर मजबूत नहीं होती है, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं आती हैं इस सहयोग की राजनीति में। इससे बड़े देशों को तो फायदा मिलता है, बट छोटे देशों को उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि नव यथार्थवाद के प्रमुख तर्कों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नव यथार्थवाद क्या है, और इसके बाद हम ये समझेंगे कि इसके प्रमुख तर्क क्या हैं। तो देखो, नव यथार्थवाद का संबंध है एक बहुत बड़े फिलोसफर थे जिनका नाम था केनेथ वॉल्टल्च। इन्होंने एक किताब लिखी थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में। इसमें इन्होंने नव यथार्थवाद का वर्णन बहुत गहराई से किया था। ठीक है, तो यहाँ पर नव यथार्थवाद के जो प्रमुख तर्क हैं वो ये बताए जा रहे हैं। नव यथार्थवाद यह मानता है, नव यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है। अराजक का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सके। अब आप कहोगे यूएनओ है, तो यूएनओ उस तरीके से काम ही नहीं कर पा रही। आप देख लो, हर जगह संघर्ष हो रहे हैं। तो नव यथार्थवाद ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है, यानी कि कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पूरे विश्व के लिए जो है एक साथ लेकर चल सके, क्योंकि यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं है जो राज्यों के व्यवहार को कंट्रोल कर सके। राज्य अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। यहाँ पर प्रभाव यह है कि इससे शक्ति संतुलन की राजनीति उत्पन्न होती है। शक्ति संतुलन का मतलब ये होता है कि एक देश अपनी शक्ति को इतना ज़्यादा बढ़ाता है जितना उसके पड़ोसी देश या फिर उसके शत्रु देश के बराबर। यानी कि एक देश अपनी सेना की पावर को इतना ज़्यादा बढ़ाएगा कि जब तक उसके शत्रु देश की सेना के बराबर उसकी सेना ना हो जाए, ताकि युद्ध को रोका जा सके। तो नव यथार्थवाद की विचारधारा पहली बात तो ये कहती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजक है। यहाँ पर कोई भी एक केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो संघर्षों को रोके। तो ऐसे में हर देश ना अगर ये सोचे कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और की, तो ये गलत है। हर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की है। नव यथार्थवाद की विचारधारा ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर चलती है, और शक्ति संतुलन मैंने आपको बता ही दिया। तो जो देश अपनी सेना की खुद मजबूत कर सकते हैं, खुद सेना पे खर्च कर सकते हैं, तो वो ठीक है, वरना गठजोड़ करते हैं, गठबंधन बनाते हैं, दूसरे देशों के साथ अपने को शामिल कर लेते हैं। तीसरी बात है राज्य की स्वायत्ता। नव यथार्थवाद के अनुसार जो राज्य है यानी कि देश है, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का सबसे बड़ा अभिनेता खुद ही है। सभी देश अपने अपने हितों के लिए काम करते हैं, विशेष रूप से अपने सुरक्षा की हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, और जहां पर हितों की पूर्ति नहीं होती वहां पर टकराव शुरू हो जाता है। तो राज्य की स्वायत्ता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। राज्य अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। नव यथार्थवादी दृष्टिकोण ये भी कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रणाली में हमेशा स्ट्रक्चर में चेंजेस होते रहते हैं, और अराजकता वाली प्रणाली, शक्ति संतुलन वाली प्रणाली जो है ये स्थिर रहती है, बाकी सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। संरचनात्मक बाधाएं। नव यथार्थवाद के अनुसार राज्यों की जो नीतियां हैं, जो रणनीतियां हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से प्रभावित होती रहती हैं। संरचनात्मक बाधाएं सीमित विकल्पों के साथ राज्य को अपनी क्षमताओं और सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक राज्य केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाता है। इसका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि राज्य खुद अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। हर एक देश अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, अपने हितों की पूर्ति के लिए जो करता है, और जहां हितों की पूर्ति नहीं होती वहां टकराव शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो देखो, आप सभी को पता है 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का जो है दौर चला था। ये दौर जो चला था इसमें दुनिया दो भागों में बढ़ गई थी, एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ था सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, और इसके बाद शीत युद्ध खत्म हो गया था। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1991 के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रणाली एक ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर चली गई है। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दबदबा रखता था। जब विश्व में एक ही महाशक्ति हो तो उसे एक ध्रुवीयता कहते हैं, और जब विश्व में बहुत सारी महाशक्तियां हो जाएं तो बहुध्रुवीय हो जाता है। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी कि पहले तो दो विश्व की महाशक्ति थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति बची, एक ध्रुवीय। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो चीन भी एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है,
रशिया भी एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, जापान एक आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है, भारत भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम रख रहा है। तो ऐसे में आज विश्व एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीयता की ओर जा रहा है। तो शीत युद्ध के बाद अमेरिका एक प्रमुख महाशक्ति बना, एक ध्रुवीय विश्व बना। लेकिन जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई तो चीन, रूस, यूरोपीय संघ, भारत, ये सब उभरती हुई शक्तियां हैं। तो शीत युद्ध के बाद विश्व एक ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर चला है। इससे प्रभाव ये हुआ कि शक्ति संतुलन का पुनर्वितरण हुआ है। पूरे विश्व में जो सहयोग है वो अलग अलग तरीके से बढ़ा है। शीत युद्ध के बाद जो दूसरी सबसे चीज आई है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो आई है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल। तो आज पूरा विश्व किससे जुड़ा हुआ है? व्यापार के जरिए जुड़ा हुआ है। तो शीत युद्ध के दौरान वैश्वीकरण तेजी से आगे बढ़ा है, बहुत तेज गति से। आज व्यापार, संचार और संस्कृति बहुत तेज गति से एक देश से दूसरे देश में फैली है। प्रभाव ये हुआ है कि वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया है, लेकिन आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा दिया है। अमीर देश अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश गरीब होते जा रहे हैं, और पर्यावरणीय संघर्ष भी होता जा रहा है। शीत युद्ध के बाद जो चौथी बात आई है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो आई है क्षेत्रीय संगठन। कि बड़े पैमाने पर क्षेत्र के आधार पर संगठनों का निर्माण हुआ है। आज अगर आप यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ें, आसियान के बारे में पढ़ें, तो इन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मामले में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। प्रभाव ये रहा है कि क्षेत्रीय मुद्दे अब हल किए जा रहे हैं और क्षेत्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं टकराव कम हो रहे हैं। अगली सबसे बड़ी बात यह है कि असम्मित युद्ध और गैर राज्य कार्यकर्ता। शीत युद्ध के बाद वैश्विक सुरक्षा खतरों की प्रकृति बदल गई है। अब यहाँ पर युद्ध नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर एक अलग तरीके से युद्ध हो रहे हैं। जैसे कि आतंकवादी समूह बढ़ रहे हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे 9/11 का हमला कहते हैं। इसके बाद आतंकवाद पूरे विश्व की एक बड़ी चिंता बन चुकी है। इसके अलावा शीत युद्ध के बाद अब युद्ध से ज़्यादा मानव अधिकार और पर्यावरणीय चिंताओं पर बल दिया गया है। शीत युद्ध के बाद देखा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स सबको प्रोवाइड हो सके, लेकिन मानव अधिकारों का उल्लंघन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। पर्यावरणीय मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा देशों की जो सरकार है वो चिंतित हुई हैं। आज जलवायु परिवर्तन को लेकर लगातार समझौते हो रहे हैं। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि शीत युद्ध के बाद की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, यह पारस्परिक निर्भरता को बढ़ावा दे रही है। विश्व आज एक ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ा है। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला है। आतंकवाद जैसी लेकिन समस्याएं सामने आई हैं, पर्यावरणीय समस्याएं आई हैं, मानव अधिकारों का हनन हुआ है। ये कुछ चिंता के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर रहे हो तो उसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण का क्या रोल है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में अगर आपने मार्क्सवादी दृष्टिकोण नहीं पढ़ा तो भैया आप ये मान के चलो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक हिस्सा छोड़ दे रहे हो। ये दृष्टिकोण ये कह रहा है कि जो सामाजिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें वर्ग संघर्ष हर जगह दिखाई देगा आपको। यानी कि आप राजनीतिक स्तर पर देखोगे वहाँ पर वर्ग संघर्ष है, आर्थिक स्तर पर देखोगे वहाँ पर भी वर्ग संघर्ष है, सांस्कृतिक स्तर पर भी देखोगे वहाँ पर भी वर्ग संघर्ष है। वर्ग संघर्ष का मतलब यह है कि समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं, एक होता है उच्च वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग। उच्च वर्ग सारे के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लेता है क्योंकि पैसा उसके पास होता है, और निम्न वर्ग सीधे धीरे करके शक्तियों से वंचित होता रहता है और एक दिन होती है क्रांति। इसे बोलते हैं वर्ग संघर्ष। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण सबसे पहली बात तो यह कि राजनीति को आर्थिक कारकों से देखता है और वर्ग संघर्ष के रूप में देखता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए हमें अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो पूंजीवादी संरचनाएं हैं वो कुछ देशों को तो फायदा पहुंचा रही हैं और लगभग बाकी सभी देशों का शोषण हो रहा है। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की बात करें, जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, जापान की बात करें, ब्रिटेन, फ्रांस की बात करें, तो ये कुछ बड़े बड़े देश हैं जो छोटे छोटे देशों को अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि इनके पास जो है वो पूंजी की पावर है, जबकि बाकी सारे देश के हैं अल्पविकसित हैं। ये दृष्टिकोण ये बताता है कि विश्व में जो असमानता है, आर्थिक शक्ति का जो वितरण है, वो किसकी वजह से है? अर्थव्यवस्था की वजह से। जिस देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसी की ज़्यादा चल रही है। तो अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो अर्थव्यवस्था को समझना होगा, और अर्थव्यवस्था का जब हम समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि पॉलिटिकल पावर नहीं, इकोनॉमिक पावर ज़्यादा मैटर करती है, ऐसा मार्क्सवादी कहते हैं। मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये कहते हैं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। तो मार्क्सवादी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में साम्राज्यवाद को और उपनिवेशवाद की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। ये दृष्टिकोण ये तर्क देता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, महान शक्तियां कमजोर राज्यों का शोषण करेंगी। वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार विश्व में पूंजीवादी प्रणाली चलती है
और यही प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक निर्धारक शक्ति है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूएनओ सेट करेगा, डिप्लोमेसी सेट करेगी, तो ये गलत है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कह रहा है कि आपके आर्थिक लाभ जिस तरीके से होंगे उसी तरीके के देशों के साथ आपके संबंधों का स्थापना भी होगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका, मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, चाहे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट वॉच हो, वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, जितनी भी संस्थाएं हैं ये पूंजीवादी शक्तियों के हितों के रूप में काम करती हैं। इन्होंने नियम ही ऐसे बनाए हैं कि जिससे अमीर देश अमीर होता जाए और गरीब देश गरीब होता जाए। निष्कर्ष ये निकलता है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक आलोचनात्मक लेंस प्रदान करता है, जो ये कहता है कि आर्थिक कारक ही शक्ति संबंध के निर्धारक होते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था जिस प्रकार की होगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपका कद भी उसी प्रकार का होगा। तो 5 क्वेश्चनों की चर्चा हम अब तक कर चुके हैं। अगले 5 क्वेश्चनों की जो चर्चा है वो इस वीडियो के पार्ट 2 में की जाएगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।